जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं, कल नेक्स्ट वीडियो हम लेके आए थे आपके लिए अ, कीटों में परागण। आज हम पढ़ेंगे पक्षियों में परागण। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें तो पहला हम आज देखते हैं इसमें पक्षी परागण। क्या देखेंगे? पक्षी परागण यानी कि पक्षी परागण क्या चीज है? परागण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यानी पराग कणों को वर्तिकाग्र तक कौन पहुंचाता है? पक्षियों द्वारा। तो ठीक है, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहेंगे? पक्षी पराग कणों का स्थानांतरण पक्षियों पराग कणों का स्थानांतरण पक्षियों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को तो इस प्रकार की प्रक्रिया को पक्षी परागण कहते कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षी परागण। यानी कि पक्षियों के जब परागण क्रिया या परागकणों का स्थानांतरण पक्षियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पक्षी परागण। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट होगा परागण करने वाले पक्षियों को परागण करता पक्षी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? परागण करता पक्षी। यानी कि जिस जिस पक्षी के द्वारा परागण क्रिया होगी उन्हें क्या कहेंगे? परागण। तो अगला पॉइंट हो जाएगा परागण। पक्षी परागण वाले पुष्पों पक्षी परागण वाले पुष्प अत्यंत आकर्षक मकरंद युक्त सुगंध युक्त रंगीन एवं खाने योग्य होते हैं। यानी कि पक्षियों वाले पुष्प अत्यंत आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं और रंगीन होते हैं और खाने यानी कलरलेस होते हैं और कैसे होते हैं? खाने योग्य। कुछ पौधों में कुछ पुष्पों के परागकण खाने योग्य होते हैं। जैसे बेगोनिया। तो बेगोनिया को कौन खाता है? गुंजन पक्षी। एक गुंजन नाम का पक्षी होता है, वो खाता है। ठीक है। वोट्स बुर्स वोट्स ब्रुश कौन होता है? वो छोटी रंगीन चिड़िया। ठीक है भाई। यानी कि हमने क्या पढ़ा? पक्षी परागण। जब परागण का स्थानांतरण पक्षियों के द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे? पक्षी परागण। तो परागण करने वाले पक्षी को क्या कहेंगे? परागण करता पक्षी। क्या कहेंगे? परागण करता पक्षी कहेंगे। पक्षी वाले पुष्प अत्यंत आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, रंगीन, खाने योग्य होते हैं। कुछ पुष्पों के परागकणों को खाने योग्य उपयोग होती यानी खाने योग्य उपयोग में करते हैं या खाने योग्य होते हैं, जैसे कि बोगनिया या वुड्स ब्रुश। ठीक है भाई। जो जिसे कौन खाता है? गुंजन पक्षी। और वुड्स वुड्स को कौन खाता है? छोटी रंगीन चिड़िया। कौन? कृत्रिम संकरण। तो कृत्रिम संकरण क्या चीज है?
यानी कि ये क्या करता है, फसल उन्नतीकरण को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है भाई। कृत्रिम संकरण एक प्रकार का कृत्रिम एक प्रकार का फसल करण का कार्य करता है। यानी कि जिसमें परागण के लिए वांछित पराग कणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे इससे वर्तिकाग्र को अवांछित पराग कणों से बचाया जाता है, से अवांछित परागण से संदूषण होने से बचाया जाता है, संदूषण होने से बचाया जाता है। यानी कि क्या है, जिससे कृत्रिम संकरण एक प्रकार के फसल उन्नतीकरण का कार्य होता है, यानी कि उससे फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है। ठीक है, जिससे परागकण के लिए वांछित परागकणों का प्रयोग किया है, यानी कि जिन्हें वांछित परागकणों का प्रयोग किया जाता है। परागण क्रिया के लिए वांछित यानी कि जो अत्यधिक फर्टिलिटी होते हैं किया जाता है, जिससे वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से संदूषण होने यानी कि वर्तिकाग्र को खराब होने से बचाया जाता है या संदूषण होने से बचाया जाता है। कृत्रिम संकरण की निम्न दो विधियां होती है, जिसमें पहली विधि हो जाएगी आपकी, एक तो हो जाएगी विपुंसन और एक क्या हो जाएगी, थैलीकरण। पहली नंबर क्या हो जाएगा, विपुंसन, दूसरा हो जाएगा थैलीकरण। क्या हो जाएगा, थैलीकरण। तो जो विपुंसन विधि होती है, यानी कि इसमें क्या करते हैं, यानी विपुंसन विधि में एक आती है चिमटी, यानी कि आपको जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में भी दिया हुआ है गुड़हल और सरसों में, उसमें क्या करते हैं, चिमटी द्वारा पुष्पीय कलिका को खींचा जाता है, यानी कि उस विधि को क्या कहते हैं, विपुंसन लगाए। विपुंसन तो विपुंसन में देखें, उभयलिंगी पुष्पों में पुष्प की कलिका आवरण से पुष्प की कलिका आवरण से पुंकेसर को चिमटी की सहायता से हटाया जाता है। क्या किया, इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं। यानी कि उभयलिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं आपके, मैंने उस दिन बताया था, उभयलिंगी और एकलिंगी। उभयलिंगी पुष्प होते हैं आपके सरसों और गुड़हल। एकलिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं, एकलिंगी पुष्प होते हैं आपके खजूर हो गया, पपीता हो गया, कीवी हो गया। तो उसमें क्या करते हैं, उभयलिंगी पुष्प में से यानी कि पुष्प कलिका के आवरण से पुंकेसर को चिमटी की सहायता से, यानी किसको निकालते हैं, पुंकेसर वाले भाग को निकाल देते हैं चिमटी की सहायता से, फिर उसे स्लाइड पर रखा जाता है, फिर उसे देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। उस विधि को क्या कहेंगे, विपुंसन विधि। ठीक है भाई। दूसरी हेडिंग थी, दूसरा नंबर था थैलीकरण। तो हमने
क्या पढ़ रहे थे हम? कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण में हमने क्या देखा? कृत्रिम संकरण क्या है? एक फसल उत्पादन करने की उत्तीर्ण विधि है, उत्तीर्ण विधि है। ठीक है, उसमें हमने दो विधि पढ़ी, थैलीकरण और विपुंसन। विपुंसन हमने बताया कि किसी भी पुष्प के, यानी किसी क्या, उभयलिंगी पुष्प के पुष्प कलिका से पुंकेसर को चिमटी की सहायता से निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन। इसके बाद पढ़ेंगे हम थैलीकरण। थैलीकरण क्या होता है? विपुंसित पुष्प को बटर पेपर की बनी, यानी कि उसके बटर पेपर का जो बटर पेपर होता है उसको विपुंसित पुष्प की आकार से आकार के से ढकने की क्रिया क्या कहते हैं? विपुंसित पुष्पों, यानी कि उपयुक्त उपयुक्त के वटर पेपर की बनी थैली से ढकना थैलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलीकरण कहलाता है। यानी कि क्या होगा? विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार के बटर पेपर की बनी थैली से ढकना क्या कहलाएगा? थैलीकरण। यानी कि जो हमने विपुंसन में पुंकेसर से निकाला है, यानी चिमटी की सहायता से पुंकेसर को निकाला है, उसे बटर पेपर की सहायता से ढकना यानी कवर करना क्या कहलाएगा? और अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें, विपुंसित पुष्पों को थैलीकरण विधि द्वारा अवांछित वर्तिकाग्र को अवांछित पराग कणों से बचाया जा सकता है या बचाया जाता है। यानी कि जब हम उसे कवर्ड कर देंगे तो अवांछित, यानी कि जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर नहीं जाएंगे। तो ये एक, यानी विपुंसित पुष्प को थैलीकरण विधि द्वारा वर्तिकाग्र को क्या बचा सकते हैं? अवांछित परागकणों से। ठीक है भाई।